हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं देने वाला हूं एसआईपी का संपूर्ण जानकारी। यानी एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कैसे होता है, एसआईपी क्यों करना चाहिए, एसआईपी किनके लिए सही है, एसआईपी कितना अमाउंट से शुरू होता है, एसआईपी कैसे कार्य करता है, क्या एसआईपी से एक गरीब व्यक्ति अमीर बन सकता है, एसआईपी कितने प्रकार का होता है, एसआईपी कहां होता है, एसआईपी का मतलब क्या होता है। यानी एसआईपी से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, सभी क्वेश्चंस का जवाब, साथ में आप लोगों को बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग कि एसआईपी क्या होता है और क्यों शुरू करना चाहिए और कैसे बेहतर रिटर्न हम लोग एसआईपी के द्वारा बना सकते हैं, इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप लोग पैशंस के साथ इस पूरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे एसआईपी से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहां देखिए, हम लिखे हैं एसआईपी। एसआईपी का हिंदी मीनिंग होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी एसआईपी जो है इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक का मतलब होता है तरीके से, एक तरीके से। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। प्लान का मतलब होता है योजना। यानी एक ऐसे योजना जिसके तहत आप लोग एक नियमित तरीके से क्या करेंगे, निवेश करेंगे, उसी को कहा जाता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पता चल गया कि एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन ये क्या है, ये कोई कंपनी है, ये कोई स्कीम है? तो ध्यान से सुनिए जो आप लोग को बतला रहे हैं। देखिए, भारत में बहुत सारी कंपनी है जो एनएससी और बीएसई पे रजिस्टर्ड है। अब ये एनएससी बीएसई क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे जो कंपनी क्या हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, वो लोगों से क्या करती है, पैसा उठाती है और क्या करती है, और अपना हिस्सा लोगों को दे देती है। हिस्सा का मतलब क्या? जैसे आप रिलायंस का नाम सुने होंगे, तो रिलायंस आपका एनएससी बीएसई पे रजिस्टर्ड है। अगर आप चाहे कि आप एनएससी या बीएसई से आप क्या करें, रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा डालें, यानी रिलायंस का जो मालिक है, वर्कर हैं, वो रिलायंस कंपनी के लिए काम करे, लेकिन आप क्या करें, घर बैठे सोए सोए कमाएं, तो ये संभव है। कैसे? आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि रिलायंस कंपनी एनएससी और बीएसई पे रजिस्टर्ड है। तो वैसी कंपनी जो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे क्या है, रजिस्टर्ड है, उसका आप लोग शेयर खरीद सकते हैं। उसे बोला जाता है पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनी। तो जो एसआईपी होता है, एसआईपी ये पैसा क्या करता है, तो ये जो पैसा होता है लिस्टेड कंपनी में डाला जाता है। यानी जो भी एनएससी बीएसई पे रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उसी कंपनी में एक तरीका है, एक माध्यम है कि इस माध्यम के द्वारा ना उसमें आप पैसा लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बाप रे बाप, हम एक कोई कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, एक कोई हम मानिए कि हम डाल रहे हैं रिलायंस में, कंपनी अपना एसआईपी कर रहे हैं और कहीं रिलायंस भाग गई तो हमारा पैसा बुड़ जाएगा। नहीं, ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए। नहीं तो नहीं। देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये एक कंपनी है। कंपनी का मतलब, कंपनी को स्टॉक कहा जाता है। वैसी कंपनी जिसका आप लोग शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो रजिस्टर्ड है एनएससी बीएसई पे, उसको स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक मार्केट का नाम सुने होंगे आप लोग, बैकग्राउंड में हाला हो सकता है, लेकिन आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट का नाम सुने होंगे, तो उसका मतलब क्या? ऐसा जगह, ऐसा मार्केट जिसमें यही सब होता है। यानी कंपनी का शेयर जो होता है खरीदा जाता है, बेचा जाता है। अब ये शेयर का होता है मतलब कंपनी का छोटा सा टुकड़ा, हिस्सा बेचा जाता है, खरीदा जाता है। अब यहाँ देखिए, जैसे मानिए कि कोई एक कंपनी है जिसका नाम XYZ है। ध्यान से समझना है। आप चाह रहे हैं ना कि हमारा पैसा इसमें लगता और हम क्या करते, घर बैठे ये कंपनी बढ़ती और हम क्या सोए सोए पैसा कमाते। तो एक तरीका है, उसका नाम है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
अब आपके पास ऐसा है कि आप सोच रहे हैं ना कि 100 रुपया हम ना 100 रुपया इस महीने 100 रुपया हर एक महीना इस कंपनी में डालते हैं, क्योंकि हम ज्यादा नहीं कमाते हैं। हम सोचते हैं कि इस महीना हम क्या करते हैं, 100 रुपया डाल देते हैं, फिर अगले महीना इसी में 100 रुपया डालते हैं, और ना आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद वो 100 रुपये जो हम इकट्ठा किए हैं वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में बदल जाता। तो एक तरीका है यही SIP, जिसके द्वारा आप लोग बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि SIP कितना से शुरू होता है, तो देखिए SIP जो है ना अलग अलग स्टॉक में अलग अलग है। जैसे स्टॉक मतलब वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है, जिसका शेयर आप लोग खरीद सकते हैं। तो जितना शेयर प्राइस होता है एक स्टॉक का, उससे 5 रुपया 10 रुपया अधिक का अमाउंट उसमें सिप किया जाता है, यानी SIP। इसको सिप और SIP दोनों बोला जाता है। जैसे मानिए कि ये कोई स्टॉक है, इसका शेयर प्राइस मतलब एक शेयर का दाम कितना रुपया है, तो 150 रुपया है, 150 रुपया। तो जब आप चाहेंगे ना कि हम इसमें SIP करें, SIP का मतलब होता है, देखिए कि हम एक डेट चुनेंगे। चलिए हम डेट चुने ना, आज चुन लिए 15 अगस्त, आज 15 अगस्त है, तो हम चुने कि ना इस दिन को हम क्या करते हैं, 15 अगस्त को हम क्या करते हैं, इसमें 150 रुपया है, तो 150 रुपया एक शेयर का दाम है ना। तो किसी भी स्टॉक में शेयर का जो दाम होता है उससे ज्यादा अमाउंट SIP में लगता है, यानी कम से कम 155 रुपया या फिर 160 रुपया हम इसमें लगाएंगे ना, इसमें तब जाकर के SIP अलाउ होगा। बदले में हमको क्या मिलेगा, तो ये जो शेयर का दाम है ना, इसी को तोड़ करके, इसको तोड़ करके यहाँ इसी को तोड़ करके हमको यूनिट मिलेगा। यूनिट यानी यूनिट होता है, यूनिट हमको मिल जाएगा। SIP में आपको यूनिट मिलता है, यूनिट दे दिया जाएगा। अब मानिए कि इतना है, हम ना SIP के द्वारा 160 रुपया इसमें डालें तो हमको एक यूनिट मिल जाएगा। अब ये यूनिट हम करेंगे क्या, तो ये जिस तरीके से 100 मतलब 150 रुपया आया है शेयर का प्राइस, ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तो हम यूनिट खरीदे हैं कितना पे, 160 रुपये पे, तो ये बढ़ेगा ना, तो ये भी अपने आप बढ़ेगा बढ़ेगा। जैसे ये 300 पे चला जाएगा, 300 पे, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल यानी 320 हो जाएगा ये। आज जिस दिन इतना हो जाएगा हम अपना पैसा निकालेंगे, तो वही यूनिट जो हम खरीदे थे वो अपने आप बेचा जाएगा, अपने आप उधर ही बेचा जाएगा और पैसा हमारा अकाउंट में आ जाएगा। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ऐसे समझिए। SIP जो होता है एक डेट होता है जो आप चुनते हैं। ये क्वार्टरली भी होता है कि हम चाहते हैं ना कि क्वार्टरली बेसिस पे हम क्या करें, पैसा डालते जाएं, या फिर मंथली SIP होता है कि हम चलिए 15 अगस्त को 100 रुपये इसमें डाल दिए, फिर अगला महीना 15 अगस्त को ही इसमें पड़ेगा, फिर अगले महीना 15 अगस्त को पड़ेगा। अब मानिए कि किसी दिन स्टॉक मार्केट बंद रहा, जैसे संडे और सैटरडे को स्टॉक मार्केट बंद रहता है, तो उस दिन अगर ना 15 तारीख पड़ा है, तो उसके बिहान भइला या उसके बिहान भइला जिस दिन मार्केट चालू रहेगा उस दिन आप पैसा लगाएंगे। ऐसे ही होता है। तो ये है SIP। आप पता चल गया होगा कि ये कोई स्कीम नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, ये एक माध्यम है, एक प्रोसेस है, एक विधि है, जिसके द्वारा हम लोग ना किसी स्टॉक में भारत की कोई कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसमें पैसा डाल सकते हैं। और रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी भागेगी नहीं, उसको देख रेख कौन करती है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे सभी बैंकों को गवर्न कौन करती है, रेगुलेट कौन करती है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे SBI में पैसा रखें, SBI लेकर के भागे तो कौन देगी, RBI। ऐसे ही जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसमें पैसा आप रखते हैं तो उसका पूरा सिक्योरिटी का गारंटी कौन लेती है, तो सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से रजिस्टर्ड कंपनी में ही आपको क्या करना चाहिए, SIP करना चाहिए। लेकिन आपको किसी एक स्टॉक में, एक कंपनी में कभी भी SIP नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मानिए कि आप कोई एक कंपनी है XYZ नाम की, इसमें आप SIP कर रहे हैं, और वो एक कंपनी है, आप बुड़ गई, तो आपका पूरा पैसा जो SIP के द्वारा आप 10 साल 15 साल 20 साल SIP किए थे वो पूरा हो जाएगा जीरो, पूरा का पूरा हो जाएगा जीरो। क्योंकि कोई भी कंपनी जीरो हो सकती है। अगर एक कंपनी है तो गारंटेड है, बहुत कम चांस है कि लंबा समय में सरवाइव करेगी, ज्यादा चांस में बेहतर खराब ही परफॉर्मेंस करती है, बेहतर नहीं, या फिर बूढ़ ही जाती है। तो मेरा इस वीडियो का मैसेज है कि कभी भी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक में आप SIP मत करिए। पहला नंबर वार्निंग है ना, गारंटेड नाम का कोई रिटर्न नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। या सिप करिए या लमसम करिए या कुछ भी करिए, गारंटेड रिटर्न नहीं होता है।
तो आप सोच रहे होंगे कि लोग बोलते हैं कि सिप करिए, तो वो लोग कैसे करते हैं कि वो लोग 15%, 12%, 10%, 20% की बात करते हैं, वो क्या है? तो चलिए समझाते हैं। वो लोग स्टॉक में यानी एक कंपनी में नहीं बोलते हैं कि आप क्या करिए, एसआईपी करिए। तो उसके लिए है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का नाम सुने होंगे। और म्यूचुअल फंड क्या होता है तो ध्यान से सुनिए। जैसे मानिए कि हम हैं ये म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड ध्यान से समझिएगा, म्यूचुअल फंड है ये म्यूचुअल फंड, जैसे एमएफ बोला जाता है, एमएफ म्यूचुअल फंड। अब हम ही है म्यूचुअल फंड, मानिए हमको पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी है कि कैसे स्टॉक को चुना जाता है, कैसे कंपनी को चुना जाता है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ा जाता है, कंपनी कब बढ़ती है कब उगती है, उसका सारा जानकारी हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा आपको ये भी बतला दे, एनएससी और बीएससी पे 8,000, समझ जाइए 8,225 ऐसे स्टॉक हैं जिसका शेयर आप लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब इसमें से कौन सी कंपनी अच्छा है कौन सी खराब है आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए ना फंड मैनेजर होते हैं लोग, फंड मैनेजर जो पूरा मार्केट के बारे में जानते हैं लोग। उन लोगों के पास क्या होता है तो एनालिस्ट होते हैं लोग, एनालिस्ट जो एक एक चीज को देखते हैं लोग, कौन कंपनी सही है कौन कंपनी खराब है सब कुछ जानते हैं लोग। डीलर्स होते हैं लोग जो कब खरीदना है कब उसको बेचना है वो पता होता है। ये सब कुछ सर्विस किस में मिलता है, म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में इसी में फंड मैनेजर, इसी में डीलर्स, इसी में आपका क्या होते हैं लोग, एनालिस्ट। ये सब एक ही में होते हैं लोग। ये लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड है, ये लोग बोलते हैं कि अगर तुमको विश्वास है हम पे तो तुम अपना पैसा क्या करो, हमारे अंदर डालो। हम क्या करेंगे, हम अपने जानकारी के बेस पे इसमें जो जो कंपनी है 8,225 में उसमें हम पैसा लगाएंगे। और जब पैसा क्या होगा, जब कमाएंगे ना तो फीस के रूप में आपसे थोड़ा सा हम लेंगे, एक्सपेंस रेशियो जिसे कहा जाता है, आगे समझाएंगे। इस रूप में थोड़ा सा ले लेंगे। अब बाकी जो भी आपका कमाई होगा ना आपको दे दिया जाएगा, पूरा का पूरा आपका कमाई दे दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा म्यूचुअल फंड जो होता है तो ये होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि कंपनी में ही पैसा ले जा करके डालते हैं। यस, डालते हैं। अब ना आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तब म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा डालेंगे। हाँ सही सोच रहे हैं, एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। यानी 100 रुपया है ना तो हम सोच रहे हैं कि 100 ही रुपया है हम ना इस म्यूचुअल फंड में डालते हैं। ये म्यूचुअल फंड वाला क्या करेगा, लोग अपने जानकारी के बेसिस पे इतना कंपनी है उसमें से बेहतर कंपनी चुन करके, अब वहीं हमारा 100 रुपया जो है 100 रुपया उसी कंपनियों में क्या करेगा, लोग पैसा डाल देगा लोग। अब आप सोच रहे होंगे कि तब ये म्यूचुअल फंड जो है 8,225 है स्टॉक, क्या सभी में डाल देगा लोग, सभी कंपनियों में मेरा पैसा जाएगा कि किसी एक में डाला जाएगा, ये कैसे क्या हो जाता है? तो ध्यान से समझिए। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद आप लोगों को म्यूचुअल फंड का संपूर्ण जानकारी इसी में देने वाला है कि कैसे एसआईपी कार्य करता है, ताकि आप फाइनेंस का बहुत बेहतर तरीके से अपना क्या कर पाए, अपना एक डिसीजन ले पाए और आप भी सेल्फ इंडिपेंडेंस बन पाए। तो ये देखिए ये कैसे होता है, ध्यान से सुनना है। अब देखिए आपको बतलाएं कि ऐसे समझ जाइए कि 8,225 ये 8,000 है और ये 225 इतना स्टॉक है जो एनएससी बीएससी पर रजिस्टर्ड है, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं स्टॉक मार्केट में। या फिर ना शेयर खरीदने का मतलब एक शेयर का दाम 20 रुपया है तो 20 रुपया उसमें डालेंगे तो एक शेयर मिल जाएगा। और नहीं तो शेयर नहीं खरीदेंगे तो एसआईपी कर सकते हैं। मतलब हर एक महीना एक निश्चित डेट को पैसा डालेंगे और 10 साल 15-20 साल बाद हमारा पैसा वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होता है आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि तो फिर ये म्यूचुअल फंड जो होता है ये कैसे क्या करता है, तो देखिए सिस्टम कहा जाता है कि ऐसा सिस्टम है, एल्गोरिथम है, भारत का कंप्यूटर ऐसा डिजाइन किया गया है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे, फुल फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे कंपनी को ना ऐसे क्या करता है, रैंकिंग करता है 1 2 3 4 5। सबसे बड़ी कंपनी 1 पे, तब 2 पे, तब 3 पे, तब 4 पे, सबसे छोटी वाली नीचे आ जाएगी। ये कंपनी को ऐसे ही सजाया जाता है और सजाने के बाद इसको गुच्छा बना दिया जाता है। जैसे 1 से लेकर के 50 जो ऊपर की कंपनी है बड़ी उसको निफ्टी 50 बोल दिया गया। निफ्टी 50, निफ्टी का मतलब क्या, एनएससी पे रजिस्टर्ड, और 50 मतलब 50 कंपनी, यानी एनएससी बतलाया ना, एनएससी बीएससी। तो एनएससी पे जो रजिस्टर्ड है 50 बड़ी कंपनी उसको बोला जाएगा निफ्टी 50। ऐसे ही आप सोच रहे होंगे हम सेंसेक्स भी सुने हैं, सेंसेक्स। हाँ, तो सेंसेक्स का मतलब क्या, जो बीएससी पे रजिस्टर्ड हो, बीएससी पे कितना 30 कंपनी वहां से उठाया जाएगा बीएससी वाले से, बड़ी कंपनी।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा म्यूचुअल फंड कैसे कार्य करता है, तो ध्यान से देखिए। अब म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपका म्यूचुअल फंड क्या करेगा, तो ये है म्यूचुअल फंड। ये आपका पैसा ले जाकर के निफ्टी 50 में डाल देगा। कोई कोई म्यूचुअल फंड होता है जो सेम इसी को कॉपी करेगा आपका ना। अब इसको इंडेक्स बोला जाएगा, इंडेक्स। ये है आपका इंडेक्स। अब ये इंडेक्स कैसे बना है, एक वीडियो बनाए हैं जो लास्ट में यहाँ पे देंगे आइकन के रूप में प्लेलिस्ट में, वो इंडेक्स वाला वीडियो देख लीजिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। अब ये पैसा आपको लेकर के इसी में डालेगा, इसी इंडेक्स को कॉपी कर रहा है, यानी ये आपका म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 को कॉपी कर रहा है। 100 रुपया इसमें हम डालेंगे ना, हम डालेंगे 100 रुपया SIP के द्वारा, वो 100 रुपया लेगा और निफ्टी 50 में बड़ा बड़ा 50 कंपनी, देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बूढ़ेगी नहीं, रिलायंस है, टाटा है, TCS है, बड़ा बड़ा विप्रो है, HDFC बैंक है, SBI बैंक है, ऐसा 50 कंपनी, बड़ा बड़ा दिग्गज कंपनी है। 100 रुपया हम इसमें डालें। अगर हमारा म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 को कॉपी कर रहा है, यानी ट्रैक कर रहा है, तो हम इसमें 100 रुपया डालेंगे SIP के द्वारा, ये लोग पैसा उठा करके निफ्टी 50 में डाल देंगे। अब 100 रुपया हम डाले है ना, तो 100 रुपया को ही तोड़ करके कुछ परसेंटेज इस 50 कंपनी में डाल दिया जाएगा। अब सोच करके देखिए, क्या ये जो निफ्टी 50 50 कंपनी है, 50 बुड़ जाएगी, भाग जाएगी? नहीं, भागेगी नहीं, क्योंकि सेबी देख रेख करती है हम लोग के लिए, इन्वेस्टर के लिए। तो पहला नंबर भाग नहीं सकती है। दूसरा, बुड़ेगी तो क्या, इसमें से एक बुड़ेगी, दो बुड़ेगी। अगर दो बुड़ भी गई तो ये इंडेक्स है, इंडेक्स इंडेक्स है ना, तो इसमें से दो बुड़ा तो नीचे का दो अपने आप उसमें चला जाएगा। आपका पैसा उसमें नहीं लगेगा जो दो बुड़ा था, आप पैसा लगेगा जो नया आया है उसमें। इस तरीके से आपका पैसा सिक्योर हो जाता है। तो SIP कभी भी किया जाता है तो म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में। अब आप सोच रहे होंगे कि तो म्यूचुअल फंड में किया जाता है, इतना जानकारी हमको पता चल गया कि SIP म्यूचुअल फंड के लिए सही है, तो क्या सब म्यूचुअल फंड सही है? क्या सब म्यूचुअल फंड सही है? तो चलिए अब बतलाते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे कार्य करता है, ताकि आप बेहतर तरीके से SIP कर पाए। और रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे लोग करोड़ों की बात करते हैं, क्या ये कोई स्कीम तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड क्या है? एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट एक व्हीकल है जो आप लोगों से पैसा लेगा और आपके ही विश्वास पे कार्य करेगा और आपको पैसा बना करके देगा। आगे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं, हम म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ आपको समझाना चाहते हैं। जब नया नया कोई म्यूचुअल फंड आता है ना, तो अपना NFO लाता है, NFO, न्यू फंड ऑफर, न्यू फंड ऑफर लाता है। कोई म्यूचुअल फंड आएगा, जैसे कोई स्टॉक आएगा, नया नया कोई कंपनी आएगी NSE BSE पे, तो उसको क्या बोला जाता है? IPO लाया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऐसे ही कोई म्यूचुअल फंड अगर नया नया आता है NSE या BSE, उसको भी रजिस्टर्ड होना है। सेबी, देखिए सेबी जो होती है ना, वो म्यूचुअल फंड को भी रजिस्टर्ड करेगी और कंट्रोल में अपने रखती है। कोई म्यूचुअल फंड भागना नहीं चाहिए, पब्लिक का पैसा है। और ना कंपनी रजिस्टर्ड होगा NSE BSE, उसको भी देख रेख करेगी, किसी का पैसा इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड जब नया नया आता है NSE या BSE पर रजिस्टर्ड होता है, तो उसको कहा जाता है NFO आ गया है, NFO आ गया है, यानी म्यूचुअल फंड आया है, पैसा डालना है तो डाल दो। समझ में आ गया होगा, न्यू फंड ऑफर। अब ना जब नया नया म्यूचुअल फंड आता है तो ना NAV 10 रुपया होता है। अब ये NAV क्या है? अरे तो म्यूचुअल फंड या कोई स्टॉक आएगा तो उसका प्राइस तो कुछ रखा जाएगा ना, कि 10 रुपया चाहे 20 रुपया दीजिए, इसका एक शेयर ले लीजिए। स्टॉक होगा तो सेम ऐसे ही म्यूचुअल फंड आता है तो उसका शेयर प्राइस नहीं कहा जाता है, NAV। ये NAV का दाम कितना होता है? तो 10 रुपया। कोई भी म्यूचुअल फंड आता है तो NFO नया नया आता है तो अपना NAV का दाम 10 रुपया रखता है, 10 रुपया। आप सोच रहे होंगे कि क्या म्यूचुअल फंड में कब निवेश करना चाहिए? जब नया नया आया तब, कि जब इसका दाम बढ़ करके 200-300 हो गया तब? सब कुछ समझाएंगे, ध्यान से देखिए। तो ये 10 रुपया होता है। अब 10 रुपया जब होता है ना, तो इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब हुआ कि जब म्यूचुअल फंड नया नया आया था तो उसका प्राइस कितना रखा गया था। तो ऑलमोस्ट देखा गया, अधिकतर केस में कोई भी म्यूचुअल फंड आता है तो उसका NAV का दाम यानी फेस वैल्यू 10 ही रुपया होता है। अब क्या होता है कि लोग इसमें पैसा डालना शुरू करेंगे। अब कैसे क्या होता है तो ध्यान से देखिए, यह है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का NAV का दाम कितना है? 10 रुपया। अब ये NAV क्या दिखाता है? म्यूचुअल फंड का NAV क्या दिखाता है? ये दिखाता है, म्यूचुअल फंड का NAV दिखाता है कि ना एक यूनिट का दाम क्या है। जैसे ध्यान से सुनिए, देखिए बतला रहे हैं। ये है आपका NAV 10 रुपया, इस पे लिखा है म्यूचुअल फंड पे कि NAV का दाम 10 रुपया। अब होगा क्या कि NAV से पता चलेगा ना कि म्यूचुअल फंड का दाम कितना है। NAV से पता क्या चलेगा? म्यूचुअल फंड का दाम कितना है। लेकिन जब आप इसमें पैसा डालेंगे ना, तो आपको यूनिट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? ध्यान से देखिएगा। ऐसे आपको क्या मिलेगा?
यूनिट। तो आपको कैसे मिलेगा, तो आप जो पैसा इस म्यूचुअल फंड में डालेंगे, इसका जो एनएबी है उससे भाग दे दीजिए, आपको यूनिट कितना मिलेगा पता चल जाएगा। जैसे मानिए ना कि हम इसमें देखें कि भाई इस म्यूचुअल फंड का एनएबी 10 रुपया है, हमारे पास है 200 रुपया, हम एसआईपी के द्वारा या फिर बिना एसआईपी का ही इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो ऐसे होगा। देखिए हमारे पास 200 रुपया है, चलिए 200 रुपया डाल दिए, एसआईपी कर दिए, चाहे लमसम कर दिए, चाहे किसी तरह से डाल दिए। अब ना इस एनएबी के दाम से हम भाग देंगे, तो इतना, तो कितना आया 20। तो हमको ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं ना, वो हमको यूनिट देंगे। यूनिट कितना देंगे, 20 यूनिट हमको दे देंगे, 20 यूनिट। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या होगा कि ये जो है ना म्यूचुअल फंड है, कुछ महीना कुछ दिन बाद यही एनएबी बढ़ करके कितना हो जाएगा, तो ये एनएबी का दाम बढ़ करके 20 रुपया हो जाएगा, 20 रुपया। अब ये कैसे बढ़ेगा, अपने आप नहीं, ये कब बढ़ेगा, तो ये म्यूचुअल फंड है, ये तभी बढ़ेगा जब इस म्यूचुअल फंड में जो जो कंपनी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जैसे इस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होंगे, अपने अंदर क्या होंगे, टाटा को रखे होंगे, रिलायंस को रखे होंगे, कोई अच्छा कंपनी को रखे होंगे। अगर वो कंपनी बढ़ रही होगी तो इस म्यूचुअल फंड का एनएबी भी बढ़ेगा। अगर वो कंपनी सब भस्म हो रही होगी, जीरो हो रही होगी, पैनिक हो रही होगी, तो इसका एनएबी भी घुसेगा, नीचे जाएगा, डाउन होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि तो हमको कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, कि एनएबी बढ़े वाला या कि घटे वाला, मतलब बढ़ने वाला कि घटने वाला। तो ध्यान से सुनिए, आपको पहले म्यूचुअल फंड के बारे में बतलाएंगे, सब कुछ जान जाएंगे, लेकिन इतना जानिए कि एनएबी जो बढ़ रहा है, एनएबी बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी स्टॉक शामिल हैं इस म्यूचुअल फंड में, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तभी जाकर के बढ़ रहा है। अगर आपका एनएबी गिर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो स्टॉक शामिल है वो खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, इसलिए गिर रहा है। अब कब बढ़ता है, कब गिरता है, अब ध्यान से सुनिए ना। बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो पैसा कैसे कमाती है, उसका सर्विस जो है लोग खरीदेंगे, सेवा देगी, तभी जाकर के वो कंपनी कमाएगी। कंपनी कमाएगी तो म्यूचुअल फंड, जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाले हैं, अगर वो म्यूचुअल फंड उस कंपनी को अपने अंदर रखा है तो म्यूचुअल फंड कमा करके देगा, नहीं तो नहीं देगा। एसआईपी करिए चाहे लमसम करिए, कोई फायदा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि तब तो हमको जानना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है। यस, आप सही पूछे हैं, तभी जाकर के एसआईपी भी आपके लिए सही रिटर्न देगा, और नहीं तो ऐसे ही घुचुच की तरह आप भी करते रहिए। क्योंकि आपको एक चीज और बतला दे, म्यूचुअल फंड अभी कितना, ध्यान काम सुनिए, खोलिए, 2500 से अधिक है। 2500 से अधिक म्यूचुअल फंड है, 52 तरह के हैं, 52 तरह का। उसमें सोचना है कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है, कैसे निकालिएगा। किसी में एसआईपी सुने हैं, एसआईपी गुच दे कर देंगे तो कुछ देर रिटर्न नहीं मिलेगा, तो फिर सोचते रहेंगे, अब वीडियो में आकर के कमेंट करेंगे आप ही बतलाए थे, न जाने क्या से क्या बोलने लगते हैं लोग। हमको भी अजीब सा विचित्र विचित्र प्राणी है जी, गजब गजब की प्राणी है इस धरती पे। ये म्यूचुअल फंड है, आप समझ गए कि एनएबी बढ़ेगा जब इसके अंदर वाले जो भी स्टॉक होंगे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, खराब परफॉर्मेंस करेंगे एनएबी गिरेगा। आप सोच रहे होंगे चलिए हम मान लीजिए एनएबी 20 रुपया हो गया, तो हमको क्या फायदा। तो ध्यान से सुनिए ना, एनएबी 20 का मतलब हो गया कि आपको कितना यूनिट मिला था जी, 20 ना। अब आप जाएंगे खरीदने, जब खरीदने जाएंगे ना, तो देखिए आप कितना यूनिट खरीदे थे, 20 यूनिट खरीदे थे। एक यूनिट का दाम उस समय कितना था, उस समय कितना था, तो 10 रुपया। अब आप बेचने जाएंगे ना, तो एक का दाम कितना हो गया है, एक का दाम 20 रुपया। तो 20 का कितना हो जाएगा, तो इससे गुणा करिए 20, तो ये कितना हो गया 400। यानी जो सामान आप 200 का खरीदे थे ना, 200 का खरीदे थे, 200 का खरीदे थे 10 रुपये पे, वही सामान अब सेम वही माल बेचिएगा ना, तो 400 रुपये पे बेचाएगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, ये एक मार्कर है, मार्कर, ये अभी अभी खरीदिएगा तो 50 रुपये का मिल जाएगा, सेम मार्कर इस दाम पे मिल जाएगा। इसको खरीद करके रख लेते हैं ना, तो एक दिन आएगा कि इसका डबल, इसका डबल, यानी इसका डबल हो जाएगा क्या चीज, 100 रुपये। हम इस मार्कर को खरीदे कितना रुपये पे, 50 रुपये पे, खरीद करके रख लिए, कुछ दिन बाद यहीं से मार्कर बिक रहा है कितना पे, 100 रुपये पे। यानी एनएबी कम है, इसका मतलब कम पे खरीद लीजिए, कम पे मिल रहा है माल, खरीद लीजिए। कम पे यूनिट मिल रहा है आपको, यूनिट, एनएबी कम है, यूनिट है, खरीद लीजिए। और जब ज्यादा होगा एनएबी तो क्या करिएगा, सेल कर दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब जिस म्यूचुअल फंड का ना एनएबी कम होगा वहीं हम खरीदेंगे, उसी में एसआईपी, उसी में लमसम करेंगे। अभी घोंचू है आप, अगर ऐसे करते हैं ना पिछवाड़े में आग लग जाएगी। ऐसे कभी भी नहीं करना, ये गलती है, मिस्टेक है, वंडर।
ये ब्लंडर मिस्टेक है, ऐसा कभी नहीं करना है। तो फिर चलिए बतलाते हैं कि कैसे आप एक बेहतर म्यूचुअल फंड भी तलाश करेंगे ताकि आप ना बेहतर तरीके से रिटर्न जनरेट कर पाएं। और कितना तरह का होता है थोड़ा ये भी देख लिया जाए, क्योंकि SIP करना है आपको। ये देखिए, सेबी सिक्योरिटीज एंड बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो होती है वो बोली है कि देखो भाई, कोई भी म्यूचुअल फंड है ना तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएगा, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ऑल टाइम का। मतलब म्यूचुअल फंड का ग्राफ ऐसे दिखाएगा। इस पे हम दाबेंगे तो दिखाएगा कि साल भर में कितना प्रतिशत का रिटर्न मिला है। इस पे दाबेंगे तो 3 साल में कितना प्रतिशत का रिटर्न दिखाया है। 5 पे दाबेंगे तो दिखाएगा कि 5 साल में कितना प्रतिशत का रिटर्न दिया। इसका मतलब ये हुआ 5 साल पहले अगर उस म्यूचुअल फंड में हम डाले होते तो अब तक हमको कितना प्रतिशत का रिटर्न मिल गया होता है। ऑल टाइम पे जब दाबेंगे तो दिखाएगा जब म्यूचुअल फंड आया था तब उसमें हम पैसा डाले होते तो अब तक कितना पैसा हमारा हो गया होता। आप सोच रहे होंगे कितना पैसा, अरे कितना भी डालिए, 10 करोड़ 20 करोड़ या NAV पे 1 यूनिट खरीदिए चाहे 10 यूनिट खरीदिए, इस तरीके से। अब आप लोग सोच रहे होंगे चलिए इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये न्यू फंड NFO भी समझ में आ गया, ये क्या लिखे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ध्यान से समझिएगा। अब ना मानिए हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा डालते जा रहे हैं, हर एक महीना SIP करते जा रहे हैं। जनवरी में किए, फिर फरवरी में किए, फिर मार्च में किए, फिर अप्रैल में किए, ऐसे ही 12 महीना किए, 12 महीना। अब हम क्या किए कि हमको पैसा निकालना है, तो पैसा निकालना है तो देखिए हम यहाँ NAV, अब NAV तो मार्केट के अनुसार गिरेगा उठेगा, तो हम 100 ही रुपया डाल रहे हैं, 100 ही रुपया। तो कभी हमको 10 रुपया जब था तो कितना NAV मिला, 10। कभी दाम गिरा, कभी 12 NAV मिला, कभी 15 NAV मिला, 15 NAV मिला, कभी 8 NAV मिला। इस तरीके से NAV घटता गया, बढ़ता गया, हमको इतना यूनिट मिलता गया, यूनिट मिलता गया। आप सोच रहे होंगे कि ना साल भर बाद हम चाह रहे हैं ना कि क्या करें, इसी में से 100 रुपया निकालें, 100 रुपया। तो 100 रुपया जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो देखिए जो पहले वाले हम खरीदे थे, हमको कितना निकालना है, 100 रुपया ना, तो 100 रुपया निकाल रहे हैं। तो जो पहला वाला यूनिट खरीदे थे ना, पहला वाला यूनिट, वही यूनिट अपने आप बेचा जाएगा। FIFO, फर्स्ट इन, मतलब जो पहले खरीदे हैं, फर्स्ट आउट, यानी वही वाला NAV, वही वाला यूनिट जो पहले यूनिट हमको मिला था, वही वाला यूनिट बेचा जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि वो जो यूनिट बेचाएगा तो किस दाम पे बेचाएगा, जिस दाम पे हम उस समय खरीदे थे उस दाम पे, कि जो अभी NAV है उस दाम पे। तो देखिए जिस समय आप पैसा निकालते हैं उस समय जो NAV है उस दाम पे क्या होगा, बेचाएगा। जैसे ऐसे समझिए, हम 10 रुपये पे क्या किए थे, खरीदे थे, 10 रुपया NAV का दाम था, तो हम 100 रुपया डाले थे तो 10 यूनिट मिला था। लेकिन हम जब बेच रहे हैं तो हम मार्केट से कितना निकाले हैं, हम उसमें से 100 ही रुपया निकाले हैं। लेकिन अब इस समय NAV जो है ना बढ़ गया है, NAV बढ़ करके कितना हो गया है, NAV बढ़ करके ना 50 रुपया हो गया है। कुछ साल पहले डाले थे NAV का दाम 50 रुपया हो गया। तो हम कितना किए, इसमें से अपना म्यूचुअल फंड में से हम कितना निकाले, 100 रुपया। तो 100 रुपये निकाले तो जानते हैं कौन सा यूनिट सेल होगा, इसमें से 10 यूनिट है जो पहले खरीदे थे। अब ना एक यूनिट, ये यूनिट का दाम दिखा रहा है, एक यूनिट का दाम कितना पहुंच गया है, 50 रुपया। अब इसमें से ना 2 यूनिट, मात्र 2 यूनिट बेच देगा लोग, उधर से बेचा जाएगा और ना हमारे अकाउंट में कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। अभी आपका 8 यूनिट पड़ा हुआ है, 8 यूनिट। सोच करके देखिए हम इस यूनिट को कितना रुपये पे खरीदे थे, 10 रुपये पे। NAV का मतलब हुआ 1 यूनिट का दाम, यहाँ 10 लिखा है NAV मतलब 1 यूनिट 10 रुपये का, यहाँ 50 लिखा है, इसका मतलब 1 यूनिट 50 रुपये का। हम 1 यूनिट 10 रुपये का खरीदे थे और अभी बेच रहे हैं वही वाला यूनिट तो 50 रुपये का बिक रहा है। यही होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब सोच करके देखिए अगर मार्केट गिरा है, गिर करके आया है, हम 10 रुपये पे खरीदे थे, यही क्या हुआ, 1 NAV का दाम कितना चल रहा है, 5 रुपया, 5 रुपया चल रहा है। अब सोचिए हम 1 यूनिट के लिए 10 रुपया दिए थे, आप बेच रहे हैं तो वही यूनिट 5 रुपये में बेच रहे हैं, यानी घाटा में जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब NAV का दाम है तो खरीद लो, यानी कम है तो खरीद लो, और जब बेचना है ना तो उस समय NAV ज्यादा होना चाहिए, यानी NAV का दाम ज्यादा होना चाहिए, और उस समय हम बेचेंगे ना तो जो हम कम में खरीदे थे प्रॉफिट बना लेंगे। यस, पकड़े हैं आप। लेकिन
पकड़े हैं, लेकिन पहले ये तो जानिए कि म्यूचुअल फंड कौन सा सही है, तभी ना अच्छा तरीके से पकड़ेंगे। चलिए बतलाते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, बेहतर है, ताकि आप अच्छा तरीके से इन्वेस्ट कर पाए। यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, जो हम लोग का सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो पूरा स्टॉक मार्केट का देखभाल करती है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को देखती है, जो डेरिवेटिव्स को देखती है, जो म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करती है, जो आप लोग सुने होंगे बॉन्ड्स को देखती है, जो आप लोग सुने होंगे, क्या सुने होंगे, जो INVIT, बहुत सारा है, सारा म्यूचुअल फंड बहुत तरीके का होता है, उन सभी का देखरेख करती है। आप लोग सुने होंगे RTA का नाम सुने होंगे, कस्टोडियन का नाम सुने होंगे, आप लोग ट्रस्टीज का नाम सुने होंगे, स्पॉन्सर का नाम सुने होंगे, AMC का नाम सुने होंगे, बहुत सारा कंप्लायंसेस होते हैं उनका नाम सुने होंगे, बहुत सारा चीज होता है, उन सभी को सेबी देखती है। तो सेबी बोलिए ना कि म्यूचुअल फंड का क्लासीफाई होगा, अलग अलग रिस्क, जैसे हर एक लोग तो एक जैसा नहीं है, कोई गरीब है, कोई थोड़ा अमीर है, कोई थोड़ा ज़्यादा पैसा डाल सकता है, थोड़ा कम पैसा डाल सकता है, कोई तो उन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का म्यूचुअल फंड होना चाहिए कि लोग अपने रिस्क के अनुसार कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। अभी इसमें रिस्क क्या है कि भाई म्यूचुअल फंड ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि उसका अंदर क्या है, स्टॉक है, कंपनी है। कंपनी, अब बताइए ना, कोरोना के समय कोई सामान ही नहीं खरीद रहा था, कोई लोग खा ही नहीं रहे हैं, तो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी का सेल ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जब कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो आपका म्यूचुअल फंड भसेगा, निश्चित है भसेगा, NAV गिरेगा। तो अमीर लोग क्या करते हैं कि जब NAV गिरता है ना, वही समय है, उसी समय मार्केट में डाल दो, SIP को और बढ़ा दो, एक दिन तो फिर वापसी होगा, फिर NAV का दाम वहीं पे जाएगा, लोग कमाते हैं, बेहतर कमा लेते हैं। ऐसा ही अब किसी देश में वार होने लगा, युद्ध होने लगा, तो युद्ध होता है तो देश में हमगमी मच जाता है, टहलका मच जाता है। अब मानिए ये दो देश है, ये देश इस देश में अपना प्रोडक्ट बेचता है, बना करके बेचता है, 100 करोड़ कमाता है, कंपनी है कमाता है, आप इस कंपनी में डाले हैं तो आपका भी म्यूचुअल फंड बेहतर जाता है, रिटर्न कमाते हैं। अब इन दोनों देश में युद्ध हुआ, ये देश बोला कि है हम अब तुमसे ना कोई सामान नहीं खरीदेंगे, तुम्हारा देश का कोई भी कंपनी हमारे देश में कोई सामान नहीं लाएगी, कोई नहीं बेच सकती है। अब जो इस कंपनी, यहाँ जो कंपनी थी जो सामान बेचती थी, जिसमें आपका पैसा लगा है, अब ये तो नहीं कमाएगी, नहीं सामान बेचेगी, नहीं कमाएगी, आपका म्यूचुअल फंड वर्ष यानी खराब परफॉर्मेंस करेगा। खराब परफॉर्मेंस करेगा तो आप SIP करिए या लमसम करिए, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ, देश की कंपनी अच्छा अगर ग्रोथ कर रही है, विकास कर रही है, अपना देश आगे बढ़ रहा है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, जानने के बाद तो रिटर्न कमाएंगे, या नहीं तो फिर आप गाली देंगे, किसी को भी दे सकते हैं, कोई गारंटी थोड़े है। अब यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड कितने तरह का, यहाँ लिखे स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, तो इसके आधार पे 3 तरह का, कौन कौन, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल फंड। अब ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि NFO लाएगा, NFO एक बार ला दिया तो आप NFO के दौरान 10 रुपये पे ही क्या कर सकते हैं, उसका यूनिट खरीद सकते हैं, या फिर अब उसमें ना कभी भी उसका वो बढ़ता रहेगा, NAV घटता रहेगा, कभी भी आप उसका यूनिट खरीद सकते हैं, या फिर आप उसका यूनिट खरीदे हैं तो कभी भी बेच सकते हैं। ये होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। स्ट्रक्चर जब देखिएगा स्ट्रक्चर फंड में, तो ये ओपन एंडेड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम किस म्यूचुअल फंड में, तो देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड जब NFO आता है ना, तो सीड लाता है, सीड SID सीड, या SAI सीड। तो आपको SAI तो नहीं, लेकिन सीड पढ़ना चाहिए, सीड SID। सीड क्या होता है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्कीम से जुड़ा हुआ, जो स्कीम जो म्यूचुअल फंड आ रहा है उससे जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन होता है सीड में पता होता है। अब सीड कहाँ से मिलेगा आपको, तो सेबी जो होती है ना, सेबी वो बोली है, MP का वेबसाइट है, MP क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। यूट्यूब पे जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे जाकर के NFO का लिस्ट जो NFO आ रहा है उसमें देखेंगे, उसका सीड में सब कुछ लिखा होगा। अच्छा हमारा म्यूचुअल फंड ये है, इतना तरह का होता है, सब कुछ आपको सब कुछ जानकारी देगा वो, कितना एक्सपेंस रेशियो है, इसका फंड मैनेजर कौन सा है, सब कुछ आपको A to Z जानकारी देगा। रिस्क भी अपना जान पाएंगे, रिस्क रिटर्न भी पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। तो सीड पढ़ना चाहिए आपको, सीड में ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। या अब आपको पता नहीं तो AMC सुने हैं, AMC ही लाती है म्यूचुअल फंड। जैसे निप्पॉन नाम सुने हैं, तो निप्पॉन एक AMC है, और निप्पॉन का बहुत सारा म्यूचुअल फंड मिलेगा। क्वांट एक AMC है और उसका बहुत सारा म्यूचुअल फंड मिलेगा, हर एक बहुत तरह का मिलेगा। ऐसे ही SBI एक AMC है, SBI AMC का बहुत सारा क्या है, म्यूचुअल फंड है। अब सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि तो कितना तरह का AMC है, 46 AMC है, 46।
और उसी 46 से एमसी ने 2500 से अधिक म्यूचुअल फंड ला दिया है। और उसमें म्यूचुअल फंड में आपको जानना है कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है, तब जाकर के SIP घुसाना है और तब जाकर के पैसा बनेगा। और नहीं तो आपका दिमाग टन आएगा, ऐसे ही वीडियो देख करके कुछ भी देख लेते हैं, अनुमान लगाने लगते हैं, तो जिस दिन जाएगा ना उस दिन समझ में आएगा कि क्या चीज होता है। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। इसलिए अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान लीजिए। अब ओपन एंडेड समझ में आ गया कि अच्छा हाँ NFO आ गया, इसका मतलब इसका यूनिट कभी भी खरीद सकते हैं, अगर खरीदे हैं तो कभी भी बेच सकते हैं। यस। दूसरा देखिए, अब क्लोज एंडेड। हाँ, क्लोज एंडेड का मतलब होता है एक बार म्यूचुअल फंड NFO आया, NFO के दौरान आप उसका यूनिट खरीद लिए तो खरीद लिए, नहीं तो बंद हो गया। बंद होने के बाद अब उसका एक मेच्योरिटी होता है। मेच्योरिटी मतलब जो आप NFO के दौरान क्या किए हैं, NAV खरीदे हैं, तो उसको 5 साल 10 साल बाद क्या करेंगे, आप उसको सेल करेंगे तो वो स्कीम वाले पैसा देंगे। ये होता है क्या चीज आपका, ये होता है ओपन एंडेड स्कीम। तो देखिएगा, कहीं आप म्यूचुअल फंड में घुस गए हैं, पता नहीं है, आप सोच रहे हैं हाँ 5 साल बाद हम क्या करें, पैसा निकाल लें, डाला तने में 10 लाख रुपया, डाल दिया आप 10 लाख रुपया, पता चला कि वो तो क्लोज एंडेड निकला, वो तो 8 साल 10 साल बाद पैसा मिलेगा, तब जानिएगा लगाए थे आप ही ना, तो जानिए। आगे देखिए, एक इंटरवल फंड होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है इंटरवल फंड। इसमें क्या होता है, ऐसा म्यूचुअल फंड जो NFO के दौरान क्या होगा, आएगा, शुरू होगा, उस समय आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, फिर कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा, फिर एक निश्चित अंतराल के लिए फिर खुलेगा, उसमें आप खरीद सकते हैं या फिर खरीदे थे तो बेच सकते हैं। इससे मतलब इन दोनों का मिक्सचर इसमें इंटरवल फंड में दिया जाता है। ये होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फंड। अब अगला म्यूचुअल फंड कौन सा है, स्कीम बेसिस। स्कीम के आधार पर भी म्यूचुअल फंड होता है। देखिए इक्विटी, अब इक्विटी कैटेगरी जिसे बोला जाता है, इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होता है। इसमें अगर पैसा डाले हैं तो आपका पैसा ना देश की कंपनियों में जाएगा। अब 1 से लेकर के 8,225 से अधिक हो गया है स्टॉक जो रजिस्टर्ड है, उसी किसी स्टॉक में आपका पैसा जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कैसे जा रहा है, तो देखिए कई तरह का ग्रुप बनाए गए हैं। पहले का जो 20,000 करोड़, ऐसा कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से अधिक है, उसको लार्ज कैप कंपनी बोला जाता है। यानी इक्विटी में आप लार्ज कैप चुने हैं तो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लग रहा है। उससे छोटे वाले को क्या कहा जाता है, मिड कैप। उससे छोटे वाले को क्या कहा जाता है, स्मॉल कैप। आप सोच रहे होंगे कौन ज्यादा रिटर्न देता है, कौन कम देता है, तो देखिए लार्ज कैप वाला कम रिटर्न देगा, कम रिटर्न और कम रिस्की। मिड कैप वाला उससे ज्यादा रिटर्न, उससे ज्यादा रिस्की। अब रिस्की का मतलब यहाँ क्या है कि मार्केट ऐसे गिरेगा, ऐसे उठता है, ऐसे गिरता है, ऐसे उठता है, ऐसे गिरता है। तो इसमें होता क्या है, होता है कि जो लार्ज कैप होते हैं, लार्ज कैप बहुत ज्यादा वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या, ऊपर भी जाएंगे तो तेजी से जाएंगे, तेजी से जाएंगे, तेजी से जाएंगे, और नीचे भी आएंगे तो तेजी से आएंगे। लेकिन लार्ज कैप से ज्यादा वोलाटाइल मिड कैप होता है। मिड कैप मतलब उससे भी ज्यादा ऊपर जाएंगे, उससे भी ज्यादा नीचे जाएंगे। स्मॉल कैप का तो बात ही नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा वोलाटाइल होते हैं। मतलब ये जो कंपनियां होती है ऊपर नीचे सब जाती है। लार्ज कैप थोड़ा कम, मिड कैप उससे ज्यादा, स्मॉल कैप उससे ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे तो पैसा किसमें डालना चाहिए, तो अगर आप लाल देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो रंगीन होगा, ग्रीन पैसा बनेगा, और नीचे जाएगा तो लाल होगा। तो स्मॉल कैप पे डालेंगे तो लाल ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन रिटर्न लंबा समय में, लंबा मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, ऐसे समय में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन ही दिखाई देगा। जैसे आपको बतला दें कि जो लार्ज कैप वाले हैं तो लंबा समय में इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये जो इंडेक्स होते हैं इसमें पैसा अगर डाला गया है तो लंबा समय में दिखाया गया है कि 12%, यही सेंसेक्स जो है 16%, निफ्टी 50 12, देश की बड़ी बड़ी 50 कंपनी निफ्टी 50, उसमें आप किसी म्यूचुअल फंड के द्वारा पैसा डाले होते हैं तो 12% के रिटर्न, सेंसेक्स में डाले होते हैं तो 16% का रिटर्न। फिर आप सोच रहे होंगे तो कोई स्मॉल कैप वाला बतलाइए ना, तो स्मॉल कैप में जानते हैं 16 से लेकर के 17-18% तक का भी रिटर्न दिया है। लो ये स्मॉल कैप में बतला रहे 17 से लेकर के कोई 18 भी दिया है, कोई 19% भी रिटर्न दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे ही आगे मिलेगा, तो एक चीज का गारंटी दीजिए, क्या देश पहले सही था आगे भी रहेगा? क्या देश की कंपनियां सब पहले अच्छी थी तो आगे भी अच्छी रहेगी? क्या देश का सरकार पहले अच्छा रहे तो आगे भी रहेगा? बोलिए। अगर इसका गारंटी दे सकते हैं तो इसका भी गारंटी हो सकता है कि ये अच्छा रिटर्न दे। पास्ट का जो रिटर्न होता है वो पास्ट ही का रिटर्न होता है,
जरूरी नहीं है कि आगे ऐसा ही रिटर्न मिले। और दूसरा चीज, ये डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड में गारंटेड नाम का कोई रिटर्न ही नहीं होता है। एसआईपी लमसम कुछ भी करिए, इसमें गारंटेड नाम का कोई रिटर्न नहीं होता है। अगर कोई गारंटेड रिटर्न दे रहा है किसी म्यूचुअल फंड में तो भाग जाइए, वो स्कैम हो रहा है, आपका लूटा जाएगा, पैसा लूटा जाएगा। अब पैसा बहुत मेहनत से आता है। आगे देखिए तो क्या हो गया, इक्विटी आपको बतला दी, इसमें कई तरह का होता है। अब इक्विटी में सोच रहे होंगे कितना तरह का म्यूचुअल फंड, 11 कैटेगरी होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरीके से 11 कैटेगरी बोलेंगे तो इसके ऊपर केवल इसके ऊपर हम बतला सकते हैं। फिर उसमें किस में पैसा कब जाना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, किसके लिए कौन सा सही, सब कुछ आपको बतलाएंगे, इसी चैनल पे बतलाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, कौन सा आदमी पैसा लगाएगा कौन नहीं लगाएगा, इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। लास्ट तक देखिए, बड़ा लंबा होगा। अब ये डेट फंड, अब डेट फंड क्या होता है तो देखिए, डेट फंड का मतलब आपका पैसा बैंकों में डाला जाएगा, ऐसे ऐसे कंपनियों में डाला जाएगा, एनएसई बीएसई पे जो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो आपके पैसा को लेकर के लोन पे देगी। आगे किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को लोन पे दिया जाएगा, किसी व्यक्ति को होम लोन दिया जाएगा, किसी को कार लोन दिया जाएगा, किसी को मैरिज लोन दिया जाएगा। वो व्यक्ति क्या करेगा, लौटाएगा, ब्याज सहित लौटाएगा, तो कंपनी आगे बढ़ेगी। कंपनी जब आगे बढ़ेगी तो आपका पैसा आपको मिलेगा। तो इसके लिए भी म्यूचुअल फंड है, यानी कोई म्यूचुअल फंड है डेट वाला, और उसमें डालते हैं तो पैसा लेकर के ऐसी कंपनियों में ही लगाएगा जो लोन से पैसा कमाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इक्विटी वाले में हर एक तरह के कंपनी आते हैं, वो खाने पीने का सामान बनाए, चाहे रोड सड़क भवन बनाए, कपड़ा बनाए, जूता बनाए, लाता बनाए, कोई भी सामान बनाए, सब तरह की इसमें कंपनी आएगी। बहुत सारा सेक्टर होता है, हर एक सेक्टर की कंपनी इसमें आएगी। और डेट वाला में केवल वो शुद्ध ब्याज वाला काम होगा। अब ना इसमें हाइब्रिड, तो इस दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों का मिक्सचर इसमें होता है। अब हाइब्रिड में सोच रहे होंगे कितना तरह का म्यूचुअल फंड होता है, इसमें भी हाइब्रिड में डेट में 16 तरह का है, इसमें 11, इसमें 16, इसमें 4। अब 4 में कौन कौन, तो एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, ऐसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ऐसे ही मल्टी होता है, मल्टी करके हाइब्रिड फंड होता है। तो 4 तरह का इसमें भी आ जाता है। अब सोच रहे होंगे कौन वाला बेहतर है कौन वाला नहीं। सबसे ज्यादा रिस्की ये, सबसे ज्यादा रिस्की ये, सबसे ज्यादा रिटर्न ये, सबसे ज्यादा रिस्की, सबसे ज्यादा रिटर्न यही देगा पूरा म्यूचुअल फंड में, इसी कैटेगरी का। इसके बाद ये आता है, ये वाला, समझ में आया? इसके बाद ये वाला आता है, ये देखिए, ये भी है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। आप सुने होंगे चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए पैसा डालो, रिटायरमेंट के लिए क्या करना है, किसी म्यूचुअल फंड को तलाश रहे हैं तो इसी में आएगा सोल्यूशन ओरिएंटेड। चिल्ड्रन फंड हो गया, रिटायरमेंट फंड हो गया, ये सब कुछ इसी में आता है। ये 2 तरह का होता है। इसमें लॉकिंग पीरियड होता है 5 साल का, पैसा डाल दिए 5 साल से पहले नहीं निकलेगा, मैच्योरिटी टाइम पहुंचने के बाद ही, मैच्योरिटी आपका जब पूजेगा तभी पैसा निकलेगा, ऐसा होता है। डिटेल में जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। ये होता है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। अब देखिए ना स्कीम बेसिस पे, अब आप थोड़ा जानकारी आ रहा है। ओ माई गॉड, सबसे ज्यादा रिटर्न इसमें, रिस्क इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें। हाँ सोच रहे हैं। अच्छा ये बात है, आगे देखिए, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ये क्या, हाँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी होता है। म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, लेकिन क्या देखें ऑप्शंस देखें म्यूचुअल फंड का क्या ऑप्शंस, तो देखिए यहाँ पे एक होता है डिविडेंड पे आउट ऑप्शंस। कंपनियां डिविडेंड देती है। डिविडेंड का मतलब क्या, मानिए कंपनी हर एक साल 10-10 लाख करोड़ कमा रही है, इन्वेस्टर में बांट दे रही है। इस साल 11 करोड़ कमाई है, 1 करोड़ अधिक कमाई है, तो 10 करोड़ तो पहले की तरह बांटेगी, 1 करोड़ जो अधिक है उसको भी बांटेगी। ऊपर में इसको ऐसे समझिए, ये थोड़ा अधिक हो गया, ये अधिक वाला डिविडेंड हो गया। अच्छा सच समझने के लिए डिविडेंड का वीडियो एक बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा। तो ये डिविडेंड हो गया। तो म्यूचुअल फंड मानिए कि बहुत सारा स्टॉक में कंपनी में पैसा डाला है, तो डिविडेंड भी मिलेगा, डिविडेंड भी आपका म्यूचुअल फंड को मिलेगा। तो आप चुने हैं ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें डिविडेंड पे आउट ऑप्शन है, तो क्या होगा, तो इस तरह से होगा। जिस तरीके से आप एनएवी खरीदे हैं उस तरीके से यूनिट मिल जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, लेकिन जब कंपनी के द्वारा क्या होगा, आपके म्यूचुअल फंड को क्या मिलेगा, डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड है आपके अकाउंट में आ जाएगा, ये होता है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। और जिस तरीके से अकाउंट में आएगा उसी तरीके से आपका एनएवी थोड़ा डिक्लाइन होगा, मतलब गिरेगा। जिस अनुपात में आपके अकाउंट में आएगा ये डिविडेंड, उसी अनुपात में आपका एनएवी गिर जाता है, मतलब घट जाता है। ये कैसे होता है समझ में आएगा। आगे देखिए, अगर आप चुने हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डिविडेंड इन री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इसका मतलब क्या, कंपनियों के द्वारा जो आपको म्यूचुअल फंड को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, या आपके बैंक के अकाउंट में नहीं आकर के उसी में क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। और उसके लिए क्या होगा, आपको जो एनएवी है थोड़ा अधिक एनएवी, मतलब एक्स्ट्रा एनएवी अलॉट हो जाएगा। कहाँ,
आपके अकाउंट में नहीं, आपके अकाउंट में नहीं, आपके डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट क्या है? वो जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये सब किए हैं ना, बतलाएंगे ये क्या होता है, कौन बेहतर होता है, क्यों होता है, किसमें जाना चाहिए, किसमें नहीं जाना चाहिए, सब कुछ जानकारी देंगे। टेंशन मत लीजिए। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अब सोच रहे हैं कि इसमें कौन बेहतर है, तो अगर पैसा लंबा समय के लिए इन्वेस्ट करना है, बेहतर तरीके से पैसा मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों में ये वाला बेहतर है। आगे देखिए ग्रोथ ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन क्या होता है? तो इसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, मतलब ना अनाउंस नहीं किया जाएगा। इन्हें आपका डिविडेंड आ रहा है नहीं आ रहा है, अनाउंस ही नहीं होगा। आपका जो ये एनएवी है ना, इसी में सब कुछ दिखाया जाएगा। यानी जो आपका पोर्टफोलियो गेन्स है, फुल पोर्टफोलियो गेन्स, जो डिविडेंड मिला वो भी, जो कमाई हो रहा है, जो कमाई अप्रिसिएशन हो रहा है, कंपनी का अप्रिसिएशन जो कैपिटल डाला गया वो हो रहा है, सब कुछ इसी में एनएवी में ही दिखाया जाएगा। इसमें आपको एनएवी, केवल एनएवी के साथ साथ वैल्यू बढ़ेगा, रियल वैल्यू, पूरा फुल वैल्यू दिखाया जाएगा इसमें कोई भी डिविडेंड आपके अकाउंट में या स्कीम में नहीं दिखाया जाएगा। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। और भी होते हैं, देखिए ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान, दो तरह के प्लान होते हैं। अब यहाँ पे समझना, एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान तो म्यूचुअल फंड भी दो तरह के होते हैं, मैनेजमेंट स्टाइल के तरह से। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। ये दोनों का संबंध एक ही जैसा है। इसको समझने के लिए 5 मिनट अपना दीजिए, समझा पाए, ताकि आप बेहतर डिसीजन ले पाए। नहीं तो केवल ये इतना नहीं समझते हैं, लंबा समय में आप 2 से 4 या 5 या 10 या 20 लाख गंवा देंगे। नहीं गंवाए तब कहिएगा, लेकिन समझ लीजिए आप बहुत फायदा करेगा आपके लिए। आप भी बोलेंगे कि वाह, ये तो जो छूट रहा था वो कहीं मेरा जान ही जा रहा था। आगे देखिए, ये आपका पूरी कंपनी है, स्टॉक मार्केट की पूरी कंपनी है। यहाँ लाइन से फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे बांट दिया गया, ऐसे ही बांट दिया गया। अब ना ये बांटा कैसे गया है, तो वही कंपनी है, आपका एल्गो है, आपका कंप्यूटर का ये डेटाबेस करिए पूरा, जैसे अपने आप सब प्रिंट हो गया कि हाँ बड़ी कंपनी ये है, बड़ी ये है, छोटी छोटी इस तरीके से आ गया। तो अब ना क्या किया जाएगा कि हम भी कंप्यूटर के द्वारा क्या किए, कंप्यूटर के द्वारा लगाए कि इसमें से ना पहली बड़ी बड़ी 50 कंपनियों को उठा लो, एक गुच्छा बना करके इंडेक्स बना दिए। फिर कुछ कंपनी को उठाए 20, 25, 30, उसको भी एक इंडेक्स बोल दिए। फिर कुछ कंपनी को उठा करके इसमें इंडेक्स बोल दिए, ये इंडेक्स बोले। मतलब जिस तरह से वहां सजाया उसी तरीके से सजा दिए। इसको कोई कॉपी करेगा म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड कॉपी करेगा सेम चीज को, तो उसको बोला जाएगा ना कि वो पैसिव है। मैनेजमेंट स्टाइल उस म्यूचुअल फंड का क्या है, पैसिव है। पैसिव है यानी वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, पैसिव है, डायरेक्ट है और पैसिव है। अब मानिए कि कोई म्यूचुअल फंड है, इसमें ना फंड मैनेजर हमारा है, फंड मैनेजर वो क्या करते हैं, अपने आप इसमें से बढ़िया बढ़िया कंपनी निकालते हैं, अपने आप इसमें से नहीं, ये जैसे ये 50 में से कुछ अपने आप चुने, अपने अनुसार पैसा लगाएंगे कम बेसी करके। ये वाले जो होते हैं ऊपर वाला, तो उसी अनुपात में पैसा लगाएंगे, जिस अनुपात में ये रैंकिंग में आता है उसी अनुपात में ये पैसा आपको डालेंगे। ये अपने अनुसार घटाएंगे बढ़ाएंगे, वेटेज के आधार पर अपने वेटेज को घटाएंगे बढ़ाएंगे। इसमें वेटेज वही सेम रहेगा, उसी अनुपात में पैसा डाला जाएगा, यहाँ घटाया बढ़ाया जाएगा, इस तरीके से पैसा ये लगाएंगे। तो ये होता है रेगुलर, एक्टिव। अब ये जो है इस वाले में चूंकि फंड मैनेजर लगे हैं, दिमाग लगाते हैं कि कौन कौन सा बेहतर है, इसमें से निकालो, सब कुछ शोध करो। तो ये जो होते हैं ना, तो ये म्यूचुअल फंड जो होता है इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। अब समझना है एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसका ज्यादा होता है और इसका कम होता है। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल फंड क्या किया, बनाया पूरी था, बस चपेट लिया, उसी में पैसा डाल दिया, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये लोग भी पैसा थोड़ा सा कमा ले रहे हैं। तो इसमें तो आपका क्या हुआ, इसमें क्या हुआ जी, तो हुआ क्या, इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो कम लगेगा। अब सोच रहे होंगे तो कम वाला में जाना चाहिए कि ज्यादा वाला में चाहिए, भाई कम वाले में जाइए, जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम है उसमें जाइए। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है इतना तो ठीक है, तो हमको डायरेक्ट वाला में जाना चाहिए, मतलब डायरेक्ट आप पैसिव वाला में जाना चाहिए कि रेगुलर एक्टिव में जाना चाहिए, कौन सा बेहतर है। तो देखिए रेगुलर वाला, एक्टिव वाला जो है, इसमें एक्सपेंस रेशियो तो ज्यादा होता है, लेकिन फंड मैनेजर अगर अच्छा निकले, अच्छा का मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत जानकारी है, तो अच्छा इसमें से कंपनी को चुन करके इतना बेहतर रिजल्ट दे देते हैं कि जो इसमें होता है ना वो भी पिछड़ जाता है। यानी जो ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता है वो भी पिछड़ जाता है, और लंबे समय में 1% बहुत अंतर लाता है। देखिए ऐसे मानिए कि आप म्यूचुअल फंड के द्वारा 1 करोड़ कर दिए, 1 करोड़ का 1% कितना हुआ, 1 लाख।
तो लाख लाख 2-2 लाख, जिस तरीके से आपका पोर्टफोलियो साइज होगा उस तरीके से अंतर आने लगता है लंबा समय में। 1-1 लाख 2-2 लाख 4-4 लाख का अंतर आने लगता है लंबा समय में, तो इसलिए आपको जानना जरूरी हो जाता है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ये क्यों लगता है, क्या जरूरी है और कैसे इसको घटाया बढ़ाया जाता है, क्या किस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखिए ध्यान से थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो एक्सपेंस ये होता है रेशियो। तो देखिए एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ये किस में लगता है, तो एक्सपेंस रेशियो कम किस में लगता है, कम इस वाले में कम लगता है, इन दोनों में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लगता है। क्यों, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट मतलब इंडेक्स को कॉपी करेगा, सीधे पूरा इंडेक्स को ही कॉपी, तो इंडेक्स को कॉपी करेगा तो कंप्यूटर बेस पे कोई ज्यादा खर्चा की जरूरत नहीं है, कम वर्कर होंगे सब कुछ चल जाएगा। लेकिन जब रेगुलर बेसिस पे एक्टिव है तो इसमें फंड मैनेजर होंगे, एनालिस्ट होंगे और न जाने बहुत सारे कर्मचारी लगे होंगे, तो ये आपसे पैसा लेंगे। अब जो आप पैसा डाले हैं उसी से पैसा कमाएंगे, आप पैसा कमा करके उसी से तो फीस भी तो लेना है, कर्मचारी फीस लेंगे, ये जो मैनेजर होते हैं वो सब फीस लेंगे, तो फीस लेंगे तो कहाँ से आएगा, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारी है अंदर की फंक्शंस, उसमें जो भी पैसा आएगा कहाँ से आएगा, इसमें ज्यादा खर्च होगा तो वो आपसे ही लिया जाएगा। किसके रूप में, एक्सपेंस रेशियो के रूप में। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये अलग से लिया जाएगा, नहीं भाई, आप जो कमाए हैं ना, जैसे मानिए कि 12% कमाए हैं तो आपको 12% जो दिखाया गया ना, ये ऑलरेडी इसमें से एक्सपेंस रेशियो वो काट लिया गया तब दिखाया गया। आप जिस म्यूचुअल कहीं भी देखते हैं, कोई ग्रो ऐप कहीं कोई वीडियो में देखते हैं कि ये इतना % का रिटर्न दिया गया, तो ये काटने के बाद ही दिखाया जाता है, तो हबड़ाने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड कितना एक्सपेंस रेशियो लिया है, तो उसको दिखाया जाता है कि हाँ ये म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो इतना है, ये इतना है, इतना देख सकते हैं। और क्या एक्सपेंस रेशियो के बेस पे ही आपको कोई म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए, तो आंसर है ना। मानिए कि ये 2 म्यूचुअल फंड है, एक ये इसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, इसका एक्सपेंस रेशियो 2% है, लेकिन ये साल का रिटर्न देता है कितना, 15% है, ये साल का रिटर्न देता है 20%। अब देखिए ना, ये कम एक्सपेंस रेशियो है लेकिन 15% रिटर्न, ये 2% रिटर्न एक्सपेंस रेशियो है लेकिन 20% का रिटर्न, तो रिटर्न ज्यादा है। तो रिटर्न अगर ज्यादा है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा अधिक भी ले रहा है, कोई बात नहीं, दे देना चाहिए। अब सोचिए कोई आदमी है आपको ज्यादा कमा करके दे रहा है, तो उसका भी तो पेट है, वो भी तो आपके लिए काम कर रहा है, तो उसको चलता है, ये भी खोपड़ी में आपको चलाना है। तो इस तरीके से आशा करते हैं कि थोड़ा सा समझ में आया होगा, और थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं और समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को भी क्या करिए, शेयर करिए, जल्द शेयर करिए और लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाइए, ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, क्योंकि इससे भी ज्यादा फुल डिटेल के साथ अगला वीडियो आने वाला है। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसमें बतला दें हम ना, इसमें कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए, डायरेक्ट की रेगुलर। तो इसमें डायरेक्ट कभी भी डायरेक्ट वाला चुनिए, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, फीस कम लगेगा, आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। रेगुलर वाला कभी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि हमको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, और डालना है तो हम कहाँ से डालें, किसी एजेंट से डलवा दें। कोई एजेंट होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कोई ब्रोकर होता है, कोई किसी बैंक में जाकर के SBI HDFC किसी बैंक में जाकर के हम डलवा दें उन लोगों के द्वारा म्यूचुअल फंड में, तो जाएंगे ना, तो इसमें पैसा डलवाएगा लोग। क्यों, क्योंकि इसमें पैसा अगर कोई डलवाता है तो उन लोगों को कमीशन मिलता है, कमीशन, AMC कमीशन देती है, कमीशन पैसा देती है, पैसा। अब पैसा जहां मिलता है ना, तो लोग भूल जाते हैं कि अब क्या चीज है, यहीं वाला कर दिया जाएगा रेगुलर, जबकि होना चाहिए डायरेक्ट होगा, फीस कम लगेगा, और फीस कम होगा, NAV का दाम हाई होगा। जहां आपका एक्सपेंस रेशियो कम होगा, NAV का दाम हाई होगा, रिटर्न आपको बेहतर मिलेगा। तो अगर रेगुलर करवा लिए हैं, रेगुलर कोई आपका एजेंट कर दिया है, तो जाइए AMC के पास जाइए, कोई देखिए सर्विस सेंटर देखिए म्यूचुअल फंड का, और उसको हटाइए, इसमें लाइए। अब एक्टिव है कि पैसिव, इसमें कौन सा बेहतर है, तो देखिए इसमें जरूर क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है, लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर होते हैं। लेकिन अगर इसका फंड मैनेजर अच्छा है तो इससे ज्यादा रिटर्न बना करके देगा। तो इसके लिए ना थोड़ा सा पढ़ाई पढ़ना पड़ता है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड बेहतर है, पैसिव म्यूचुअल फंड कौन सा बेहतर है, आगे सिखाएंगे, ध्यान से आगे चलते हैं। अब तो थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए कि हाँ कुछ होता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड हर एक तरह का है, तो हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में ही जाता है, यानी म्यूचुअल फंड में जाता है तो म्यूचुअल फंड हमारा पैसा नहीं रखता है। अब ऐसे सोच रहे हैं, ओ माय गॉड, हम डालते हैं डीमेट अकाउंट में, डीमेट अकाउंट, लोग बोलते हैं कि ग्रो खुला लो, अपस्टॉक्स खुला लो, जीरोधा खुला लो, और उसमें पैसा डाल दो। हम तो पैसा हम ग्रो में किए हैं SIP, ग्रो में। आप सोचते हैं हम ग्रो में SIP कर दिए, ग्रो में, ये देखिए ग्रो,
आप किसमें किए हैं? ग्रो। काश आपको थोड़ा समझदारी होता। ये ग्रो एक डीमेट अकाउंट है, ये डीमेट अकाउंट सेबी से रजिस्टर्ड है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई भी डीमेट अकाउंट भाग सकता है, तो पैसा आपका सेफ रहेगा, क्योंकि सेबी है सबकी बाप। तो डीमेट अकाउंट है, वो तो केवल आपका एक सहारा है। ये है आपका ग्रो डीमेट अकाउंट। कोई भी डीमेट अकाउंट, इसमें आप पैसा डालते हैं, चाहे लमसम डालते हैं कि चाहे किसी भी चीज के द्वारा डालते हैं, सिप करते हैं, उसी में करते हैं। ये आपके पैसे को क्या करता है? तो ये आपके पैसे को भेजता है एएमसी के पास। एएमसी क्या करती है? आप जिस म्यूचुअल फंड के लिए पैसा डाले हैं, जिस म्यूचुअल फंड के लिए पैसा डाले हैं, जैसे डाले होंगे ना, कोई तो म्यूचुअल फंड होगा, लार्ज कैप किसी कैटेगरी का तो म्यूचुअल फंड होगा, उसका कोई एमसी होगी, एमसी 46 एमसी में से कोई एक एमसी होगी। ये डीमेट अकाउंट उस एमसी के पास भेज देगा। जो म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाले हैं, उस म्यूचुअल फंड को कौन एमसी लाई है, उसके पास पैसा जाएगा। वो पैसा आपके म्यूचुअल फंड के पास जाएगा, उस कैटेगरी में जाएगा, जिस कैटेगरी में आप भेजे हैं उसमें जाएगा। फिर उस म्यूचुअल फंड में वो इंडेक्स का है, एक्टिव का है, जैसे आप चुने होंगे, उसमें डालने के बाद उस म्यूचुअल फंड में जितने कंपनियां आती है, उस सभी कंपनियों में क्या कर दिया जाएगा? आपके पैसे को भेज दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कहीं हमारा यही भाग गया तो डीमेट अकाउंट ग्रो अप स्टॉक से जीरो था, सब कुछ भाग गया, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पैसा आपका इसमें नहीं है। बस ये एक माध्यम है आपको वहां तक जाने का। समझ में आ गया? अब तब सोच रहे होंगे एमसी ही भाग गई, तो टेंशन मत लीजिए। एमसी को देख रेख करती है एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इंडिया में जो भी एसोसिएशन है, उन सभी को, सारे एमसी को लाने का कार्य करती है एमफी। अब एमपी भाई सेबी है, हमारा मत। तो एमपी सभी को देख रेख करती है, बाप है वो भी, बाप, समझ जाइए। एमपी भागने नहीं देंगे इन लोगों को, समझ जाइए। तो भाग नहीं सकता है लो, अभी ये भाग नहीं सकता है लो, लेकिन मानिए कि भाग गई, मान लीजिए भाग गई, भागती नहीं है, मर्ज होती है, किसी एमसी के साथ मर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी, या कोई एक्वायर कर लेगी कोई और एमसी, लेकिन भागती नहीं। तो आपका इसमें पैसा थोड़े है, आपका पैसा तो म्यूचुअल फंड में है। अब म्यूचुअल फंड भाग गया तो फिर वही बात, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में थोड़े है, आपका पैसा तो इन स्टॉक में है। अभी हमारा स्टॉक भाग गया, तब इसके लिए म्यूचुअल फंड के बारे में सीड पढ़ना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट इसके बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, कस्टोडियन कंप्लायंस क्या होता है जानकारी रखना पड़ेगा। वो सारा पैसा जो होता है कस्टोडियन के पास होता है, जो कस्टडी में अपना सब एसेट्स रखती है, ये सब कुछ ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, जो ये रखती है कि कौन सा स्टॉक जो है डिविडेंड दिया कि नहीं दिया, कॉर्पोरेट एक्शंस की जानकारी सब कुछ उसी के पास होता है। तो वो नहीं भागता है भाई, वो सब नहीं भागता है। इतना अगर इतना आपको डर है तो फिर आप इसके लायक नहीं है, छोड़ करके भाग जाइए। ये क्यों वीडियो इतना लंबा देखिए, क्यों देखे? माफ़ी चाहते हैं आपसे, ये गलती हो गया आपसे। तो ऐसा नहीं है, भागता नहीं है। अब चलिए आपको हम बतलाते हैं। ये तो हुआ। और कुछ सवाल, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उड़ रहे होंगे और उमड़ रहे होंगे, जैसे कि उम्र क्या होनी चाहिए, कौन से लोग होने चाहिए एसआईपी के लिए, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी कास्ट का, ऊंच है नीच है, गरीब है, कुछ भी है, भारत के हैं, विदेश के हैं, कहीं का भी है, आप पैसा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, जो मन वो कर सकते हैं। अब ये सवाल आ रहा होगा कि 18 वर्ष से ऊपर के लिए तो आसान है, कोई भी आदमी कर देता है। यस, आसान है। 18 वर्ष से कम के लिए, जिसे माइनर बोला जाता है, मेजर, 18 से अधिक उम्र है यानी आप मेजर हैं, 18 से कम है यानी माइनर है। तो माइनर के नाम से जब भी एसआईपी किया जाता है तो पूरा का पूरा जो केवाईसी किया जाता है, केवाईसी में क्या होता है, जब पैसा लगाया जाता है ना, तो उस समय आप किसी भी ऐप से पैसा डालें तो केवाईसी अवश्य करें। जैसे ग्रो के द्वारा, अपस्टॉक्स के द्वारा, जीरोधा के द्वारा, किसी के द्वारा आप करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश, एसआईपी या लमसम, तो केवाईसी जरूर करिए। बिना केवाईसी का अगर आप पैसा डालते हैं तो सोच लीजिए, अगर वो ऐप भाग जाता है तो सेबी के पास आपका कौन सा चीज़ है। केवाईसी किए हैं तो ये केवाईसी वो जो भी जिस ऐप में किए हैं, ये केवाईसी सेबी लेती है। अच्छा, यहाँ का आदमी है, मम्मी का नाम ये है, पापा का नाम ये है, उम्र ये है, इतना रुपया इस ऐप के द्वारा इतने डाल रहा है, सब कुछ उसके पास है। तो जब वो सब कुछ भाग जाएगा तो उसी के नाम से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जैसे सहारा का नाम सुने हैं, अब मतलब सहारा कैसे बेसहारा कर दिया लोगों को, इसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बनाए हैं, यहाँ पे लास्ट में मिलेगा आपको पूरा संपूर्ण जानकारी। सहारा कैसे बेसहारा कर गया लोगों को, कैसे स्कैम कर दिया। नहीं जानेंगे तो फिर हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड आपके ही साथ स्कैम कर दें।
तो यही लोग उसमें पैसा तो डाले हैं, अभी भी कई हजार करोड़ सेबी के पास है, सहारा में जो पैसा डाले थे। लेकिन सेबी के पास ये पता नहीं है ना कि कौन से लोगों का है, केवाईसी नहीं कराए थे, पैसा डाले तो किसके अकाउंट में डालें। इसलिए जरूरी है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में जाइए, कोई भी डीमेट अकाउंट कोई भी ऐप से करिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल केवाईसी, नो योर कस्टमर। हमारा कस्टमर कौन है, केवाईसी से पता चलता है, उसका माता पिता भाई बहन कितना है, टैक्स कितना देता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, सब कुछ बहुत सारा जानकारी मिलता है। अब केवाईसी में क्या क्या लगता है बतला दें तो लीजिए, पैन कार्ड, क्या बोले, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड, राशन कार्ड नहीं है, ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, बिजली बिल्स, ये सब कुछ लगता है तब जाकर के केवाईसी होता है। तो ये सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। आप बोलना है कि हम 18 वर्ष से पहले का हैं तो क्या क्या चाहिए, तो देखिए क्या मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये मोबाइल नंबर खाता से जुड़ा होना चाहिए, यही मोबाइल नंबर आपका पैन कार्ड से, यही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से होना चाहिए, एक ईमेल होना चाहिए, इसी से है तो सही है। अब इससे होगा क्या, ईमेल से सारा नोटिफिकेशन म्यूचुअल फंड का आता रहेगा, एमसी का आता रहेगा, कौन सा हेर फेर कौन सा क्या हुआ, सब कुछ आपको डेटा इसी ईमेल से मिलता रहेगा, म्यूचुअल फंड जुड़ा है मैसेज आता रहेगा, जो पैसा आप डाले कितना घाटा बढ़ा मैसेज सब कुछ आता रहेगा, ये जरूरी है, सब कुछ इसी से लिंक होना चाहिए। और जब माइनर के केस में है तो एक गार्जियन होना चाहिए, गार्जियन का मतलब जिनका जो ब्लड मम्मी पापा गार्जियन हो गए, तो गार्जियन के नाम से जब करेंगे, माइनर कोई बच्चा है गार्जियन के नाम से क्या करेंगे, चाहते हैं कि छोटा सा बच्चा है उसका म्यूचुअल फंड में निवेश करें, तो गार्जियन को क्या करिए, चुनिए, गार्जियन का ही पूरा केवाईसी कराइए, पूरा केवाईसी गार्जियन का कराइए। और जब चुनने के लिए देता है ना रिलेशन में, नॉमिनी के नाम पे जब देता है तो नॉमिनी में माइनर को चुन करके वहां पे क्या चुनिए, वहां पे जो माइनर है ना उसको क्या चुनिए, नॉमिनी में माइनर चुनिए, माइनर। सब कुछ डिटेल केवाईसी किसके नाम से होगा, गार्जियन के नाम से होगा, लेकिन नॉमिनी में कौन होना चाहिए, माइनर में वो दिया जाएगा जिसके नाम से आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनर के केस में केवल नॉमिनी में वही होगा और नॉमिनी में कोई नाम नहीं होगा, ये भी जान जाइए, केवल एक नाम वही नॉमिनी में रहेगा जिसके नाम से आप कर रहे हैं। तो गार्जियन को बना करके केवाईसी सब कुछ डिटेल दे करके आप नॉमिनी में उसको चुन करके माइनर के नाम से भी एसआईपी कर सकते हैं। फिर जेंडर कुछ भी हो सकता है, लिंग कुछ भी हो सकता है, जात पात कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है मिनिमम एसआईपी कितना से शुरू होता है, तो अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरीके से मांग है। कोई म्यूचुअल फंड अलाउ करता है 100 रुपया से ही हम एसआईपी शुरू कर सकते हो, कोई 150 से, कोई 500 से, कोई 1000 रुपया से, कोई 5000 से भी एसआईपी का रखा है लो लिमिट। कोई अब लमसम कितना से, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम कितना, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ का भी एसआईपी कर सकते हैं महीने का, ऐसा भी है। अब सोच रहे होंगे कि अच्छा यह समझ में आ गया जनाब, समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है। आप सोच ये रहे होंगे कि अच्छा अब हमको जानकारी ये मिला है कि एसआईपी एक माध्यम है। माध्यम का मतलब होता है कि हम ना एक डेट चुनेंगे जिस डेट पे हमको पैसा डाला जाएगा, अब वो ना किसी म्यूचुअल फंड में भी हम कर सकते हैं, किसी स्टॉक में भी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, यानी बहुत सारे बास्केट होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा कम रिस्की होता है, लेकिन डायरेक्ट हम करेंगे किसी स्टॉक में तो पैसा बुड़ेगा, तो डायरेक्ट वाले में नहीं जाना है। फिर हम सोचे कि हाँ इतना तरह का होता है, लेकिन थोड़ा सा और होता है ना कि हम थोड़ा और क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा और जानकारी मिल जाता है। फिर हम ये भी जान लेते हैं ना कि वो 2500 म्यूचुअल फंड में सबसे बेहतर कौन सा म्यूचुअल फंड है, उसमें हम थोड़ा सही डायरेक्शन में कब खरीदना है कब बेचना है जान जाते हैं तो बेहतर होता है। तो थोड़ा सा देखिए रिटर्न कैसे कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा देखा जाए, क्योंकि आपको रिटर्न से भी लेना देना है, बतलाए थे हम। तो देखिए आपको यही बतलाएं कि लार्ज कैप सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड में किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देते हैं, तो इक्विटी कैटेगरी के, उसमें लार्ज कम रिस्क कम रिटर्न, उससे ज्यादा मिड कैप वाले ज्यादा रिस्की ज्यादा रिटर्न, स्मॉल वाले ज्यादा रिस्की ज्यादा रिटर्न दिए हैं। ऐसा पास्ट में देखा गया है, फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं है। अब म्यूचुअल फंड में किसी भी चीज का गारंटी नहीं होता है, यहाँ कोई गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता है, ये कान में हमेशा खोल कर रखना है, ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आगे देखिए, अब आपको बतला दें कि मानिए कि आप किसी म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाले हैं, और वो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपको 18% का रिटर्न देता है। अब ये एक एग्जांपल ये है, ये मत समझिएगा कि 18 हमको मिलेगा, पहले ही बतला दे रहे हैं, वार्निंग है। 18% तो एक नियम होता है ना 72% रूल। 72 का मतलब हुआ कि कोई भी 72 आप रखिए अंक, आप कहीं भी आप पैसा डालें, ऑफिस में डालें, बैंक में डालें, एफडी किए हैं, कोई भी किए हैं, कहीं भी पैसा डालें, जहां आपको रिटर्न कुछ मिलता है 10%, 20% जितना मिलता है,
उस रिटर्न से इस 72 में भाग दीजिए और डिवाइड करिए। तो हम 72 में भाग दिए तो 18 का 72, ये जो 4 आया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ना हमारा जो म्यूचुअल फंड है 18% का रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ 4 साल में हमारा म्यूचुअल फंड डबल कर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ हम ना अगर इस कोई म्यूचुअल फंड है, जैसे ये एक म्यूचुअल फंड है, हाँ 4 साल में डबल कर रहा है। इसका मतलब ना हम 1 लाख रुपया आज डाले होते हैं तो इसमें 4 साल बाद है, 4 साल बाद ये 1 लाख का कितना हो गया होता है, तो 2 लाख। हाँ, और फिर अगला 4 साल में, फिर आगे 4 साल में नहीं, इसका डबल कितना जी, तो 4 लाख। और इसी 4 साल और आगे समय दिए होते तो इसका डबल 8 लाख। हो माय गॉड, 8 लाख हो गया। क्या गजब का कमाल है। और फिर 4 साल छोड़ दिए तो फिर 4 साल है, फिर 4 साल छोड़ दिए तो मतलब उसी तरीके से अब ये भी है। अब सोच रहे हैं कि तो हम पैसा डालते ही जाएंगे, 18% का रिटर्न दे रहा है ना, तो आप डालिए चाहे छोड़िए, पैसा इसी तरीके से बढ़ेगा। डालेंगे तो थोड़ा और रफ्तार पकड़ेगा, या डाल रहे हैं तो अच्छी बात है। अब ये कैसे होता है आगे बतलाएंगे, कंपाउंडेड जो होता है उसका वीडियो लाएंगे तो उसमें समझ में आएगा। अब ये पैसा ना अब आगे और 4 साल देंगे तो इसका डबल होगा, यानी 8 का 16 लाख। फिर 4 साल और समय देते हैं तो अब इसका 32 लाख हो जाएगा। फिर और 4 साल समय देते हैं तो 32 का 64 लाख। फिर और अधिक 4 साल तो 64 का 128 लाख, मतलब 1 करोड़ 28 लाख। आप सोच रहे होंगे कि 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 12, 14, 16, 4 5 20, 4 4 24, 4 5 24, यानी 24-25 साल में, 28 साल में हम करोड़ों रुपया तक पहुंच जाते हैं 1 लाख रुपये से। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा पहले हुआ है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड किए हैं, आगे ऐसा होगा ग्रांटेड नहीं है। तो ये इस तरीके से कंपाउंडिंग कार्य करता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि एसआईपी जितना जल्द हो सके कि आप करिए, क्योंकि ये रिटर्निंग का बेनिफिट, ये जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है जो आप देख रहे हैं, रिटर्न का डबल, ये तभी मिलता है जब आप कम उम्र में शुरू कर देते हैं। सोच करके देखिए, आप 40 की उम्र में शुरू करते हैं, इसका मतलब क्या, 40 जितना उम्र आपका अधिक हो जाता है तो रिस्क लेने की क्षमता घट जाती है। यानी रिस्क का मतलब ये हुआ आपका उम्र ज्यादा है, इसका मतलब ना आपको स्मॉल कैप में नहीं जाना चाहिए। स्मॉल कैप ज्यादा वोलेटाइल होता है। अब 50 वर्ष का हो गए हैं और 10 साल में टपकने वाले हैं, आज सारा कमाई स्मॉल कैप में डाल दिए हैं तो रिस्की होता है। रिस्की का मतलब 10%, 20%, 50% घुसता भी है, फिर रिकवर करने में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लग भी जाता है। ऐसा हो जाता है। क्या करेंगे तब, भीख मांगे कटोरा लेकर, क्या बोलेंगे वही वीडियो बनाया था। ऐसा करेंगे तो आप में गलती है, ये वार्निंग है आपके लिए। आप कम उम्र में है, यही 20 की उम्र में है, आप 20 की उम्र में है, आप ऐसा थोड़ा ये नहीं कि घर बेच करके ही डाल दिया, नहीं। हाँ, उतना पैसा जिससे कि आपको कोई टेंशन नहीं पड़ता है, इसको छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 15 साल लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं। स्मॉल कैप आपके लिए बेहतर है, आपको वेल्थ बना करके दे सकता है एसआईपी के द्वारा ही। तो ये होता है एसआईपी का थोड़ा सा, ये कहें तो छोटी सी एक ब्रीफ आपको समरी दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको केजीएफ के रूप में प्रस्तुत करें, A to Z जानकारी दें, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दें और फुल इंफॉर्मेशन के साथ जानकारी दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा करके ऑल सेलेक्ट करिए, क्योंकि अगला वीडियो इसी चैनल पे आएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप घर बैठे आसानी से आप फाइनेंस का डिसीजन ले पाएंगे। और इतना ही नहीं, आप लोग जब ये इंग्लिश में हम लिख रहे थे तो आपको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आता है। तो उतना इंग्लिश सीखने के लिए और उससे भी बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए आप यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश बेबी उपेंद्र सर, जिसपे मैं ही पढ़ाता हूँ, इंग्लिश सिखाता हूँ, देसी भाषा में सिखाता हूँ। उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों चैनल पे सीखिए, इसमें पैसा कैसे बनाया जाता है, कंपाउंडिंग कैसे किया जाता है, उस पर इंग्लिश सीखिए और अपने आप को बेहतर बनाइए, सकुशल अपने परिवार के साथ दिल खोल करके जिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सब कुछ कैसा होता है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और गहरा जानकारी, तो यहाँ पे दिए है प्ले लिस्ट, इसमें देखिए बहुत सारा है। स्टॉक मार्केट का प्ले लिस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ प्ले लिस्ट है, इन दोनों प्ले लिस्ट को देखिए। इस प्ले लिस्ट में जितना वीडियो है आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको वायरल करिए, तभी जाकर के हम सेकंड पार्ट को लेकर के आएंगे, नहीं तो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने रखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक देना और इस वीडियो को हाइप करना ना भूलिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।